नमस्कार, मी सुनील बनसोडे. बुलंद आवाज न्यूज मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. खोटं बोलून सत्ता लाटणं हा भाजपने धंदा सुरू केला असून येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजपला हद्दपार करून आघाडीच्या उमेदवारांना भरघोस मताने निवडून द्या, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी नळदुर्ग येथील मतदारांना केले. लोकसभा निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया अवघ्या काही दिवसावर येऊन ठेपली असतानाच उस्मानाबाद जिल्ह्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मित्र पक्षाचे उमेदवार आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या प्रचारार्थ नळदुर्ग येथील किल्ला गेट समोर आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. या जाहीर प्रचार सभेच्या अध्यक्षस्थानी तुळजापूर तालुक्याचे आमदार श्री मधुकरराव चव्हाण होते. यावेळी राष्ट्रवादीच्या युवा महिला स्टार प्रचारक सक्षना सलगर यांनी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. भंगार विक्री तर सोडाच, परंतु शेतकऱ्यांच्या नावाने परस्पर कर्ज काढून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्या नावाने चिठ्ठ्या लिहून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ या लोकांनी आणली. अशांना तुम्ही मतदान करणार? विकासाचे विजन असणाऱ्या राणादादाला मतदान करणार? असा सवाल जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अर्चनाताई पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला. यावेळी माजी आमदार नरेंद्रजी बोरगावकर, आमदार मधुकरराव चव्हाण यांनी मतदारांना आघाडीच्याच उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद सदस्य बाबुराव चव्हाण, युवा नेते सुनील चव्हाण, महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष राजलक्ष्मी गायकवाड, काँग्रेस अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष खलील सर, युवा नेते दीपक आलोरे, राष्ट्रवादीचे नेते शबीबाई शेख यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आजी माजी नगरसेवक उपस्थित होते. सभा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातच विजांचा कडकडाट सुरू होऊन पावसाचे थेंब सुटण्यास सुरुवात झाली होती. तरीही नागरिक आपापल्या जागेवर बसून उपस्थित नेत्यांचे मार्गदर्शन ऐकण्यात दंग झाली होती. मोदी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवत असताना नवाब मलिक यांनी मोदी सरकारच्या फसव्या घोषणांचा समाचार घेत मोदी हे जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. नौजवान रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, और जो डाटा सामने आया है कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस साल 2018 के डाटा के तहत आया. पूरा विपक्ष कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि देश के अंदर बेरोजगारी का संकट है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने रोजगार देने का काम किया है. एक टेलीविजन के अंदर जाकर बैठे, उन्हीं का भक्त चैनल था जी न्यूज का चौधरी, मोदी जी से पूछा कि भाई रोजगार का क्या हुआ, रोजगार सबसे बड़ी समस्या देश में है. बोले आपके चैनल के सामने नौजवान पकौड़ा तल रहा है तो ये रोजगार नहीं है क्या? पेश कर रहे थे कि देश के अंदर 8 लाख ट्रक निकाले गए, 12 लाख रिक्शे निकले, टैक्सी निकली, क्या ये रोजगार है नहीं क्या? अरे नई गाड़ी निकली तो 10 साल पुरानी कितनी गाड़ी रोड से बाहर हो गई, इसका आंकड़ा तो मोदी साहब ने देने का काम है. क्या किसान ने, गरीब आदमी ने अपने बच्चे को पढ़ाकर इंजीनियर बनाने का काम किया था? मैनेजमेंट की डिग्री दिलाई थी तो क्या पकौड़ा तलने के लिए डिग्री दिलाने का काम किया था? कि ट्रक का कहीं ना कहीं जाके क्लीनर टायर खोलने का धंधा करने के लिए हमने डिग्री दिलाई थी क्या? बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आंकड़ा देख लो, ईपीएफ का आंकड़ा देख लो, 65 लाख लोगों ने नया निकाला है ईपीएफ का कार्ड. मधुकरराव जी, मी कामगार मंत्री असताना माझ्या ईपीएफ का हे सगळं अभ्यास पार्लिमेंटमध्ये बोलले की आता असंघटित क्षेत्रामध्ये 65 लाख लोकांनी ईपीएफ काढलेलं आहे. मोदी जी, देश को झूठ बोलना बंद कर दो. ईपीएफ का मतलब सिर्फ संगठित क्षेत्र में नहीं, असंगठित क्षेत्र में भी लोगों को ईपीएफ कंपलसरी हमने किया है. बेरोजगारी के संकट पे मोदी जी बोलते नहीं, किसानों के संकट पे मोदी जी बोलते नहीं, पिछले वादों का क्या हो गया उसके ऊपर बोलते नहीं. बोलते हैं कि हमने देश के अंदर 24.5 करोड़ जनधन का अकाउंट खोलने का काम किया. हाँ ठीक है, आपने अकाउंट खोला, लेकिन अकाउंट कैसे खुले? पिछले चुनाव में मोदी जी ने बोला था कि विदेश का काला धन हम ले आए तो 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में ऐसे ही चले जाएंगे. बोले जनधन योजना का अकाउंट खोलो. भाजप वाले जाके घर में बोलते थे, उघडा याच्यातच येणारे 15 लाख रुपये. लोक गेले, अकाउंट उघडलं, पण त्याच्यात काय ठणठण रुपा.
सिर्फ आंकड़ों का खेल करके देश को गुमराह करने का काम करना चाहते हैं। किसानों की आत्महत्या करने की संख्या महाराष्ट्र के अंदर 12,000, देश में 2 लाख किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। और जितनी भी योजनाएं थी इस देश के अंदर, मोदी जी की एक ही योजना है कि नाम बदलो योजना का काम किया। न हाथों को रोजगार है, न किसानों को दाम है। जब मैं खाएगा नहीं तो जाएगा कहां इंडिया। पूरी तरह से देश में कारोबार चौपट है। हमारी बहन नोटबंदी की बात कर गई, मैं थोड़ी सी बात नोटबंदी पे करूंगा कि नोटबंदी को 8 नवंबर 2016 में 8 बजे रात में मोदी जी प्रकट हो गए थे और बोले कल से 1000 और 500 के नोट ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा। क्या बोले थे कि आतंकवाद को खत्म करना है, नक्सलवाद खत्म करना है, काला धन खत्म करना है, जाली नोट को बंद करना है। बोले 50 दिन के अंदर अगर ये पूरा नहीं हुआ तो चौराहा आप तय करना, मुझे फांसी देने का काम में आग लगी, जल गया होगा, तूफान में सैलाब में बह गया होगा, इसलिए पैसा नहीं आया। देखिए पूरी योजना जो मोदी जी की थी नोटबंदी की, देश के अंदर किसान, नौजवान, बेरोजगारी बढ़ाने वाली योजना थी और नोटबंदी के नाम पे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। जिस तरह से मोदी जी को पुराने वादों के सामने चुनाव में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाके आतंकवादी हमला नहीं हुआ। दबाव बनाया गया पाकिस्तान पर और कहीं ना कहीं दबाव काम कर रहा था, लेकिन सरकार बदल गई, मोदी जी की सरकार आ गई और पहले दिन शपथ लेने के लिए नवाज शरीफ जी को भारत में बुलाने का काम किया। भारत से आए वो तो नवाज शरीफ जी आने के साथ साथ जाने लगे तो मोदी जी बोले अपनी अम्मा के लिए साड़ी ले जाओ, बनारस का लंगड़ा आम ले जाओ, इमरती की जलेबी ले जाओ। रिश्ते सुधारना चाहते हैं। अफगानिस्तान के निर्माण के लिए भारत ने पैसे खर्च किया था, वहां की पार्लियामेंट का निर्माण हुआ। मोदी जी वहां पर गए और एकाएक काबुल से जहाज उड़ा और लाहौर में उतर गया। पूरी देश की व्यवस्था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट परेशान हो गया कि मोदी जी का जहाज कोई अपहरण तो नहीं हो गया, कोई आतंकवादी तो नहीं लेके चला गया मोदी जी का जहाज। फिर जीओटीओ पे दिखने लगा कि मोदी जी लहराते लहराते जा रहे हैं, नवाज शरीफ का केक काट रहे हैं और बिरयानी खाकर फिर दोबारा भारत में आ रहे हैं। बेस पे हमला हो गया। जिम्मेदारी किसकी है मोदी जी आज तक जवाब नहीं दे। उरी पे हमला हो गया, जिम्मेदारी किसकी है जवाब नहीं देते। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी जवाबदेही नहीं तय करते। और जिस लड़के ने आतंकवादी हमला किया आदिलदार, वो कश्मीर की पुलिस के ताबे में 6 बार था, छोड़ा किसने, इसका जवाब आज तक देने का काम नहीं करते। मोदी जी आपके 5 साल की सरकार में 2009 से 2014 के बीच में जितने आतंकवादी हमले हुए थे, उससे 2 गुना ज्यादा आतंकवादी हमले आपकी सरकार में हुए हैं। युद्ध नहीं है, सीमा पे जवानों की शहादत का आंकड़ा भी आपके 5 साल की सरकार में दुगना हो गया है। अमित शाह बोल रहे हैं कि एक गोली आएगी हम गोला भेज देंगे। पूरी तरह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर 6 गुना ज्यादा सीज फायर वायलेशन होने का काम आपकी सरकार में हुआ है। आतंकवाद को मुद्दा बनाना चाहते हो तो चर्चा कर लो। अगर तुम्हारी सरकार में ज्यादा आतंकवादी हल्ले हुए हैं तो आपको चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं, आपको अलग होना पड़ेगा। राजीव गांधी के रूप में आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ खोने का काम किया। वो आतंकवाद के साथ खड़े नहीं हो सकता, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवाद से लड़के शहीद नहीं हो सकते। आतंकवादियों को जहाज में बिठाकर कंधार छोड़ सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी
देश की जनता माफ करने वाली नहीं है सर। बोलते हैं कि बात हम नहीं करेंगे पाकिस्तान से। हमने कहा कि बातचीत के जरिए आतंकवाद खत्म होना चाहिए। मोदी जी बोल रहे कि बात नहीं होगी, लेकिन रात में इमरान खान को फोन करते हैं, इमरान जी आपको पाकिस्तान दिवस की बहुत बहुत बधाई। बोलते एक हो करते दूसरा, बोलते हो आतंक और बातचीत नहीं हो सकती। पुलवामा के बाद 4 बार पाकिस्तान के और भारत के अधिकारियों की बैठक हो गई, देश को बताते नहीं हो। बोलते हो बातचीत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान ने बालाकोट के बाद समझौता एक्सप्रेस को रोकने का काम किया था, तो आपने 3 मार्च को क्यों समझौता एक्सप्रेस चालू करने का काम किया? ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हो गई। अरे आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय हो। इमरान खान ने बोला है कि कांग्रेस आएगी तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, अगर मोदी जी आएंगे तो हमारे हालात अच्छे बन जाएंगे। कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ये बात सामने आ गई कि राष्ट्रपति ने ट्वीट करने का काम किया कि कुछ दिनों में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो गया। दूसरे दिन पाकिस्तान के जहाज आए, हमारा जहाज गया, हमारा जवान पीछा करते करते जहाज गिर गया, वहां पकड़ा गया। तो वहां से डोनाल्ड ट्रंप फिर बोलता है कि पाकिस्तान से अच्छी खबर आने वाली है। इमरान खान बोलते हैं कि हम अभिनंदन। अरे भारत को लाल आंख दिखाने की बात आप कर रहे थे कि चीन को लाल आंख दिखाओ। जब हाफिज सईद को, जब आतंकवादियों को दुनिया ने प्रस्ताव लाया कि इनको कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए, आतंकवादी मोस्ट वांटेड घोषित करना चाहिए, तो जिस चीन के राष्ट्रपति को आप अहमदाबाद में सांगत होते की शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही आणि राजीनामे आम्ही खिशात घेऊन फिरतोय। अरे राजीनामा विकला काय, किती रुपयात विकलाय हे तरी देशातला सांगा, या महाराष्ट्राच्या जनतेला उत्तर द्या। विधानसभेची निवडणूक असताना सांगत होते अफजल खानची फौज या महाराष्ट्रात आलेली आहे आणि शिवाजी महाराज यांचे मावळे शिवसैनिक या अमित शहाला अफजल खान बोलत असताना सांगत होते की त्यांच्या कोत्रा काढल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। आता काय करताय? कोत्रा काढण्याची भाषा करणारी मंडळी जाऊन तिकडे गांधीनगरमध्ये अमित शहाच्या फॉर्म भरायला जात आहे, नतमस्तक होऊन कुठेतरी ठोकला मऊ मऊ खाऊन येत आहे। आता कोत्राची भाषा करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही। निवडणुका ज्या पद्धतीने पुढे चाललेली आहे, 7 जागेच्या मतदान झालेलं आहे, त्या 7 जागेमध्ये एक पण भाजप सेनेची जागा येतील असा त्यांना खात्रीने सांगता येत नाही। आम्हाला वाटतं की कमीत कमी 5 जागा त्या 7 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचे घेत आहे। एकंदरीत देशामध्ये ज्या प्रकारचे वातावरण आहे, टेलिव्हिजनवाले सांगताय, ओपिनियन पोल